वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अब आर्हीनियस इक्वेशंस। आर्हीनियस इक्वेशन ये किस किस का रिलेशन है? ये है रिलेशन रेट कांस्टेंट का, टेम्परेचर का और एक्टिवेशन एनर्जी का। इन तीनों का ये एक तरह से ये रिलेशन है। क्या है आर्हीनियस इक्वेशन? नाम से ही पता चला कि आर्हीनियस ने दिया था के इक्वल्स टू ए इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये है हमारी आर्हीनियस इक्वेशन। के हमारा रेट कांस्टेंट है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर भी किस में? केल्विन में। केल्विन कभी कभी इसको ऐसे बोल देता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जहाँ भी उसने एब्सोल्यूट वर्ड बोला तो समझ जाना टेम्परेचर का यूनिट फिक्स कर दिया, क्या? केल्विन। और ए को क्या कहते हैं? आर्हीनियस कांस्टेंट। ए इज आर्हीनियस कांस्टेंट। ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसको क्या कहा जाता है? एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ऐसा ही कुछ फैक्टर हमारा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में भी था, उसी से मिलता जुलता है, तो इसलिए हमने इसको दूसरा नाम दे दिया बोल्ट्जमैन फैक्टर। बोल्ट्जमैन फैक्टर। तो टेम्परेचर बदलने से क्या बदलेगा? के बदलेगा। और अगर कोई कैटलिस्ट आ गया तो उससे क्या बदल जाएगा? ई ए बदलेगा। तो टी और ई ए के चेंज होने से के चेंज होगा, पर ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ना टेम्परेचर के चेंज होने से ना ही कैटलिस्ट के लगाने से ए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए तो क्या है? एक कांस्टेंट है, आर्हीनियस इक्वेशन में यूज़ किया जाने वाला कांस्टेंट, आर्हीनियस कांस्टेंट। ये तो क्या है? जब तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए अगर किसकी? मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोलिजन की, तब तो ये चेंज हो सकता है, अदरवाइज नहीं चेंज होगा। इसीलिए हम इसको दूसरा नाम क्या देते हैं? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फिर तीसरा नाम क्या है? एक्सपोनेंशियल फैक्टर से पहले आने वाला प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये तो ये हो गई हमारी फर्स्ट आर्हीनियस इक्वेशन। इसमें जो ई ए है इसका यूनिट क्या क्या होता है? ये का यूनिट होता है बेटा जूल मोल इनवर्स। तब जब तुमने आर क्या यूज़ किया होगा? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। फिर ई ए का यूनिट होगा आपका कैलोरी मोल इनवर्स। ये दो यूनिट यूज़ की जाती है इसके लिए। ऐसा कब होगा? जब तुमने आर क्या यूज़ किया होगा? 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये तब हम ये ई ए का यूनिट क्या यूज़ करेंगे? कैलोरी मोल इनवर्स या क्या? जूल मोल इनवर्स। तो किस पर डिपेंड करेगा? तुमने आर किस यूनिट में यूज़ किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी फर्स्ट। एक्सपोनेंशियल कहीं भी होगा, एक्सपोनेंशियल का कोई यूनिट नहीं होता है, लॉगरिथमिक टर्म का भी कोई यूनिट नहीं होता है। इसीलिए तो देखो आर इंटू टी का यूनिट मिला लो, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टी क्या है? केल्विन। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो जूल मोल इनवर्स बचेगा नीचे, है ना, आर इंटू टी से। और ऊपर ये भी क्या है? जूल मोल इनवर्स। कैंसिल से हो गया, दोनों कैंसिल। तो क्या है? एक्सपोनेंशियल टर्म्स का कोई यूनिट नहीं होता है। लॉगरिथमिक टर्म आएगी कहीं तो उसका भी कोई यूनिट नहीं होता है। तो फिर के का तो होता है यूनिट। रेट कांस्टेंट के ऑर्डर पर डिपेंड करता है के का यूनिट। तो अलग अलग ऑर्डर के लिए के का वैल्यू अलग अलग आएगा, अलग अलग यूनिट में आएगा। तो इसलिए ए का यूनिट और के का यूनिट दोनों का सेम होगा, क्योंकि आगे वाले पार्ट का तो है नहीं कोई यूनिट। तो ये बात लिख दो आप, द यूनिट ऑफ के is equals to unit of A and it depends on order of reaction. order of reaction। अगर मैं कहूँ बताओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए आर्हीनियस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का यूनिट क्या होगा? सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने कहा था यूनिट ऑफ के ऑलवेज सेकंड इनवर्स, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। तो पहली यूनिट हो गई, मतलब पहली इक्वेशन हो गई। क्या थी पहली इक्वेशन? के इक्वल्स टू ए ई की पावर, मतलब पहली हम बोले, ऐसा कुछ नहीं है कि यही होगी पहली, कोई से भी आप फर्स्ट हो सकता है, कोई सेकंड हो सकता है, किसी को भी नंबर कोई भी दे सकते हो।
इसको फिलहाल हमने नंबर 1 दे दिया। दूसरा, टेकिंग लॉग, इसका लॉग लेने पर, लघुगणक करने पर, और वो भी जहाँ भी ई दिखाई देगा ना आपको, तो लॉग लिया जाएगा किसमें, ln में। ln का मतलब नेचुरल लॉग। तो ln k इक्वल्स टू ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मल्टीप्लाई में हो तो उनका लॉग लेने पर वो सब प्लस में आता चला जाता है। तो पहले लिख दिया मैंने ln a, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, प्लस ln e की पावर माइनस EA अपॉन RT। ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो ये पावर में होता है वो कहाँ चला जाता है, मल्टीप्लाई में। तो ln k इक्वल्स टू ln a माइनस EA अपॉन RT, आगे हो गया ln e। ln को अभी पीछे कहा था कि ये लॉग है लेकिन उसका बेस e है और इसके अंडर में क्वांटिटी ये भी e है। जब बेस और उसके अंडर वाली क्वांटिटी सेम होती है तो उसका वैल्यू 1 आता है। जैसे जहाँ तुम log 10 बोलते हो ना कि log 10 क्या होता है, 1। क्यों होता है 1? क्योंकि जहाँ भी log लिखा होगा उसका बेस 10 होगा। तो अगर बेस और उसके अंडर वाली क्वांटिटी सेम हो तो तब इसका वैल्यू 1 आता है। तो इसलिए मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1। और 1 कैसा होता है, मिस्टर इंडिया होता हर जगह है, दिखाई नहीं देता है। ln k इक्वल्स टू ln a माइनस EA अपॉन RT। ये आपकी एक दूसरी आर्हेनियस इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ तक बेटा कोई डाउट है तो बता सकते हो आप। योगिता, आरती, संजय, यहाँ तक कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं हम। कुछ भी पूछना हो बेटा पूछ लो, हैंड रेज कर देना, बता देना मुझको। कोई डाउट है मैसेज कर दो, चैट बॉक्स में लिख दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। इसी को अब हम इससे ग्राफ की फॉर्म में भी क्वेश्चंस आते हैं कि ln k इक्वल्स टू ln a माइनस EA अपॉन R इंटू 1 अपॉन T। मैं इससे ग्राफ खींचना चाहता हूँ किस किस के बीच में, ln k वर्सेस 1 अपॉन T। तो y एक्सिस पे कौन है, ln k, x एक्सिस पे कौन है, 1 अपॉन T, और x के साथ जो होता है ये हमारा स्लोप m कहलाता है, ढलान, और बाकी जो बचा वो क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट c। लाइन इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर कर दिया, y इक्वल्स टू mx प्लस c, जो कि क्या है, ग्राफ खींचने के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें y जो होता है ये y एक्सिस का वेरिएबल है, x जो होता है x एक्सिस का वेरिएबल है, c क्या होता है, इंटरसेप्ट है। जब x का ओरिजिन लेते हैं y का वैल्यू c के बराबर आता है। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता है या तो ये ऊपर जाता है या ये नीचे जाता है। नीचे कब जाएगा, जब m का मतलब स्लोप ये नेगेटिव आएगा। ऊपर कब जाएगा, जब m का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव स्लोप है तो ऊपर जाएगा, इस तरह से। तो ये हमारी लाइन इक्वेशन है। तो मैंने भी उसी से कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने देखा कि स्लोप में माइनस का साइन आ रहा है तो इसका मतलब है ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। जब तो तुम्हारा 1 अपॉन टी का वैल्यू 0 होगा तब क्या होगा, ये पूरा टर्म 0, ln k का वैल्यू ln a के इक्वल आएगा। इसको हम इंटरसेप्ट कहेंगे। जैसे जैसे 1 अपॉन टी बढ़ेगा, 1 अपॉन टी बढ़ने का मतलब होता है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से के बढ़ता है, टेम्परेचर घटने से के घटता है। तो देखो 1 अपॉन टी बढ़ रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो टेम्परेचर घट रहा है, तो टेम्परेचर घट रहा है तो के भी घटेगा, तो इसलिए ये भी के रेट कॉन्स्टेंट भी घट रहा है। स्लोप का यूनिट क्या, स्लोप क्या होगा, जो 1 अपॉन टी के साथ है कौन है, माइनस का EA अपॉन R, सही है। अब स्लोप की यूनिट भी आता है बेटा, स्लोप की यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ स्लोप, यूनिट ऑफ स्लोप। स्लोप का यूनिट क्या होगा, EA का यूनिट क्या बोला था हमने कहा चलो जूल मॉल इनवर्स ले लेते हैं, तो फिर R किस यूनिट में रखना पड़ेगा, जूल केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स में। जूल से जूल गया, मॉल इनवर्स से मॉल इनवर्स गया, केल्विन इनवर्स ऊपर जाएगा, केल्विन में बदल गया, तो केल्विन यूनिट आया। अगली बार तुम्हारा मन किया नहीं मुझे ये बताओ अगर मैं कैलोरी का रखूँ तो रख दो जी, बिल्कुल। कैलोरी मॉल इनवर्स EA का यूनिट हो जाएगा, अपॉन में R का वैल्यू, कैलोरी केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स हो जाएगा, मॉल इनवर्स से मॉल इनवर्स, कैलोरी से कैलोरी, केल्विन इनवर्स ऊपर जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा। ये तो यूनिट ऑफ स्लोप तो केल्विन ही आएगा।
तो यूनिट ऑफ स्लोप क्या आएगा, केल्विन। स्लोप की यूनिट केल्विन होगा। तब हम क्या बोले, ln k वर्सेस 1/t, ग्राफ इज लीनियर विद नेगेटिव स्लोप, द वैल्यू ऑफ स्लोप इज माइनस EA/r केल्विन। ठीक है, ये बात लिख दो आप, ln k वर्सेस 1/t, ग्राफ इज लीनियर विद नेगेटिव स्लोप इक्वल टू, किसके इक्वल, माइनस EA/r, यूनिट के साथ लिख दिया मैंने केल्विन। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए, ये हमारी था। अगर हमें कहा नहीं, हमें तो उसने ln की फॉर्म में नहीं, हमें तो log की फॉर्म में चाहिए। ln को भी पीछे कहा था log में कन्वर्ट करने का क्या कन्वर्जन फैक्टर है, 2.303। तो ln k को मैंने लिख दिया 2.303 log k। log k में क्यों किया, क्योंकि जो तुम्हारे पास log टेबल होती है उसमें जो वैल्यू होती है वो log की फॉर्म में ही होती है, इसका बेस 10 होता है, इसलिए कन्वर्ट किया ln को log में। फिर आगे क्या था, ln a, उसको भी ये कर दिया 2.303 log a। आगे वाले को एज इट इज छोड़ दिया, माइनस का EA/r इंटू 1/t। अब इधर भी लेफ्ट भी राइट भी दोनों साइड 2.303 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 2.303 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2.303 से डिवाइड किया। इधर भी डिवाइड किया तो यहाँ क्या बचेगा, log k। इधर डिवाइड किया क्या बचेगा, log a। इसको डिवाइड किया क्या बचेगा, EA/2.303 r 1/t, ये बचेगा। सही है। अब मैं ग्राफ खींच लेता हूँ log k वर्सेस 1/t का। ये y एक्सिस का वेरिएबल हो गया, ये x एक्सिस का वेरिएबल हो गया, ये हमारा स्लोप m हो गया, ये हमारा इंटरसेप्ट c हो गया। तो ऐसा कुछ आएगा, स्लोप का वैल्यू log a के बराबर आएगा, सॉरी इंटरसेप्ट का वैल्यू log a के बराबर आएगा, स्लोप का वैल्यू माइनस EA/2.303 r के बराबर आएगा। पहले वाले में और इस वाले में क्या हुआ, ये 2.303 होता है, एक नंबर है, इसका तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो यूनिट तो अभी भी स्लोप का क्या आएगा, केल्विन ही आएगा, यूनिट इज केल्विन। सही है। तो हम स्लोप से एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमको ये ग्राफिकल मेथड के बारे में बता दे वो। ठीक है जी, चलो तो नेक्स्ट आते हैं। पहले तो वही लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से आए हम, क्या था इक्वेशन 2, ln k इक्वल्स टू ln a माइनस EA/r 1/t था ना, तो मैंने कर दिया t की पावर -1। एक ही बात है ना, नीचे का t ऊपर पहुंचा दिया। अब क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएशन आपका जिसको नहीं आता बेटा वो, उसमें हमने YouTube पर डाला हुआ है, डिफ्रेंशिएशन वाला लेक्चर है एक, थर्मोडायनेमिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें डिफ्रेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी है, वहाँ से ये देख सकते हैं इसको। dy/dt डिफरेंशियल ऑपरेटर, क्योंकि k किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर, तो k किसका फंक्शन हुआ, टेम्परेचर का, तो ऑपरेटर भी कौन सा लेना पड़ेगा, टेम्परेचर का। तो इसलिए मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t किया, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। dy/dt ऑफ ln k बराबर dy/dt ln a माइनस EA और r, ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर हो जाता है, तो dy/dt सिर्फ t की पावर -1 को ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो इसको तो मैं एज इट लिख रहा हूँ, d ln k/dt इक्वल्स टू, ये एक कांस्टेंट था, टेम्परेचर पर नहीं डिपेंड कर रहा था, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो ये तो 0 हो गया, माइनस EA/r। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ये, यहाँ पावर आ रखी है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, तो रूल क्या कहता है, पावर मल्टीप्लाई में और पावर में से एक माइनस कर दिया जाएगा,
-1 पहले से था तो -1 हमने और कर दिया, तो t की पावर -2 हो गया। ये -1 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में इसको भी बाहर ले लो, एक माइनस बाहर है, एक ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो dln k बाई dt बराबर ये अपॉन r t की पावर -2, जैसे तुमने 1/t को t की पावर -1 किया, t की पावर -2 को हम 1/t² लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1/t²। तो ये हो गई हमारी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन dln के। बाकी पीछे का चाहे कुछ आए या ना आए, ठीक है। जो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ रहे हैं ना, बस इसको ध्यान रखना। पहला एक्सप्रेशन k = a e की पावर -e/rt, दूसरा एक्सप्रेशन ln k = ln a -e/rt, तीसरा dln k बाई dt = e/rt²। ये तीन चीज़ अभी तक की याद रखनी है। बाकी अगर कुछ समझ आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं समझ आया तो और अच्छी बात है, समझने की टेंशन ही ख़त्म, है ना। तो सिर्फ ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो ये जो अभी पीछे आया था, जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर देता हूँ, बाकी कुछ याद रहे या ना रहे, ये पहली इक्वेशन ये याद रहनी चाहिए, दूसरी इक्वेशन ये याद रहनी चाहिए आर्हीनियस में से, और चाहे कुछ भी याद ना रहे, कैसे डिफ्रेंशिएशन हुआ, कैसे लॉग लिया, कोई ज़रूरत नहीं है। आगे अभी हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है अगर नहीं भी याद रहता है तो। अगर याद रह गया तो क्योंकि ये समझने वाली एक चीज़ें आई कैसे, वो इसलिए ये सब बताना पड़ा मुझको। नहीं तो आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो तो इन्हीं से ही होंगे, पहली इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन से, या उसके एक वो जो लॉग को हमने कन्वर्ट करके लिया था उससे, या जो अभी डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो हम ये इक्वेशन लेकर आए हैं, या इससे। अभी तक हमने कितने 3 नंबर दिए थे ना, 3 दिए हैं, 2 दिए हैं, 2 दिए, तो तीसरा इसको डाल दो ये। चलिए जी, अभी इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को। dln k, नीचे का जो dt था मैं उसको आगे भेज देता हूँ, e/r इंटू dt/t²। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, हम चाहते हैं इसको इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को राइट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेफ्ट में, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, डिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल राइट में, सही है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेम्परेचर है, जिसके बदलने से k बदलता है ना। तो ये आपका क्या है, तो मैंने इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया, इनको अलग अलग कर दिया था, और फिर यहाँ पे लिमिट लगा दिया k1 से k2। e और r ये तो कांस्टेंट है बेटा, तो हमने सिर्फ dt/t² का इंटीग्रेशन किया, लिमिट लगा दिया t1 से t2। जैसे हमने कहा था पीछे कल लेक्चर में पढ़ाया था, क्या, dx का इंटीग्रेशन x, dA का इंटीग्रेशन a, dy का इंटीग्रेशन y, dz का इंटीग्रेशन z, वैसे ही dln k का इंटीग्रेशन ln k, लिमिट k1 से k2। साइड में कर देता हूँ मैं इसको, dt ये हो गया t की पावर -k2 इंटू dt। कल ही मैंने पावर फंक्शन वाला इंटीग्रेशन का रूल बताया था, -2 + 1/-2 + 1, तो t की पावर -1/-1, जिसको लिख सकते हैं -1/t। तो ये वाला जो हो गया dt/t² का इंटीग्रेशन आएगा -1 इंटू 1/t, लिमिट भी लगा दिया t1 से t2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, k की जगह अपर लिमिट ln k2, k की जगह लोअर लिमिट ln k1, माइनस का e/r, एक बार अपर लिमिट रखा 1/t2, एक बार लोअर लिमिट रखा 1/t1। ये लॉग की प्रॉपर्टी है ना कि जो माइनस वाला है वो नीचे आ जाएगा। चलो आगे बढ़ा दूँ, ln k2 बाई k1 माइनस e/r, ये क्या हो गया 1/t2 माइनस 1/t1। माइनस के अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, ln k2 बाई k1 e/r, अब ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस वाले को मैं पहले लिख देता हूँ 1/t1 माइनस 1/t2। कुछ जगह तो ऐसी फॉर्म में भी पूछी जाती है आर्हीनियस इक्वेशन, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन है ये।
कौन सी? इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, और इसी को थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। ln K2/K1 बराबर EA/R, T1 T2 यहाँ से हो गया एलसीएम, ऊपर हो गया T1 - T2। कुछ जगह ये वाली भी पूछी जाती है, तो दोनों ही एक सेम ही तो है दोनों, उसी को तो रीअरेंज किया हमने। और तीसरा कर देते हैं, जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हमको दो टेम्परेचर दिए होंगे, दो रेट कांस्टेंट दिए होंगे कि T1 पर रेट कांस्टेंट इतना, T2 पर रेट कांस्टेंट इतना, तो बताओ एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालोगे? तो फिर T1 और T2 और K2 और K1 इनकी वैल्यू रखनी है, लेकिन ln ना यूज़ करके हमें वहाँ log यूज़ करना पड़ता है, तो ln को log में बदलना पड़ेगा आपको। log K2/K1 बराबर EA/R T2 - T1 T1 T2, ये हो गया जी। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड फॉर्म। ये न्यूमेरिकल के लिए यूज़ करेंगे ये वाली। जब भी हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे आगे, दो टेम्परेचर दो रेट कांस्टेंट देकर हमसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछेगा, तो हम इसी इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के लिए। ये इन सभी को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन। इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन। आई कैसे, ये अगर नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, पर एक्चुअल में बस सिर्फ आर्हीनियस इक्वेशन कौन कौन सी होती हैं ये जरूर याद करना, क्योंकि क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, तो नेक्स्ट जो लेक्चर है बेटा, वहाँ पीछे के सारे आप एक बार ज़रूर देख के आना, क्योंकि नेक्स्ट वाले में हम क्या कवर करने वाले हैं? इसकी प्रैक्टिस शीट करेंगे। अभी तक जितना पूरा चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस शीट हर चैप्टर में ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये किया 3 या 4 लेक्चर में। जब बड़ा चैप्टर है तो 4 या 5 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, छोटा चैप्टर है तो हम 1 या 2 लेक्चर में इसको ख़त्म कर देंगे, और इस तरह से सारा एक तरह से तुम्हारा क्विक रिवीजन हो जाएगा, पूरे सिलेबस में आप घूम जाओगे। ठीक है, 1.5 से 2 महीने का टाइम है इसका। ठीक है, उसमें आप पूरे सिलेबस में हम अच्छे से घूम जाएंगे, सारी चीज़ें आपकी एक बढ़िया से एक रिवीजन हो जाएगी, रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, जो जो तुमने पढ़ा है। हो गया जी, चले आगे। तो इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन का तो काम यहाँ पे हमारा पूरा हुआ। नेक्स्ट अभी और क्या क्या टॉपिक बचे हैं इसमें हमारे? एक बचा है एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स, ठीक है, या कैटालिसिस भी कह सकते हो। एंजाइम कब बोलते हैं और कैटालिस्ट कब बोलते हैं? एंजाइम और कैटालिस्ट में कुछ डिफरेंस है? हाँ, तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट को ही एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, कैटालिस्ट केमिकल वाले भी हो सकते हैं, बायोकेमिकल भी हो सकते हैं। केमिकल मतलब लैब में यूज़ करते हो आप अपनी, और बायोकेमिकल हमारी बॉडी के, एनिमल बॉडी के, प्लांट बॉडी के अंदर हो रहे हैं जो, वो बायोकेमिकल। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में यूज़ होने वाले कैटालिस्ट कैटालिस्ट। ठीक है, तो एंजाइम, तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो यही कह देते हैं कि ये होते क्या हैं। कैटालिस्ट के बारे में बताएंगे पहले कि कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी बस शक्ल दिखाने की ज़रूरत है और रिएक्शन से दौड़ने लगती है। जो रिएक्शन बहुत ही स्लो चल रही थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग रही थी, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था, जिसमें हमने एक कैटालिस्ट डाला और रिएक्शन फास्ट हो गई। ठीक है, तो इसके क्या है, तो कैटालिस्ट क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन आपने सोचा कि कैटालिस्ट शायद यूज़ हुए होंगे, नहीं, यूज़ होते ही नहीं है। ये तो एज इट इज़ पड़े रहेंगे, जब रिएक्शन ख़त्म भी हो जाएगी तो भी पड़े रहेंगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे दो फैमिलीज़ हैं, दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ना है, रिश्तेदारी होनी है। एक लड़की की फैमिली, लड़के की फैमिली, दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, क्या कोई रिश्तेदारी होने की संभावना है? पहले एक दूसरे को जानना पहचानना तो ज़रूरी है ना। तो फिर एक बंदा आता है जो इन दोनों को जानता होगा, जिसको कहते हैं मीडिएटर, है ना। तो उसका काम क्या है? दोनों को बुलाएगा एक होटल में और वहाँ पे अच्छे से डिनर खाएगा बढ़िया सा, उसका इंट्रोडक्शन उसके साथ, उसका इंट्रोडक्शन उसके साथ, दोनों के बीच में बातचीत कराएगा, और फिर जब अगर सब कुछ ठीक हो गया तो उनके बीच में अब ये रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब शादी का प्रोग्राम चलना वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये ना होता तो क्या इनके बीच में इंटरेक्शंस होने की कोई पॉसिबिलिटी थी? नहीं। तो शादी क्या है? एक तरह से बॉन्डिंग ही तो है, बॉन्ड ही तो बनते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब फिर उसके बाद होता रहे जो होता रहे, जिसको जो झेलना हो जाने, है ना। तो फिर तो जो करना हो तो वह दोनों करेंगे, अच्छा हो या बुरा हो, तो इसका तो अब कोई काम नहीं है ना।
तो रिएक्शन कंप्लीट। तो सेम ऐसे ही तो रिएक्शन के एंड में ये एज इट इज बने रहते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। जो कुछ बिगड़ेगा रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, उन्हीं का होना है जो कुछ होना है, इसको कुछ नहीं। इसका तो क्या है ये, तो सेम ऐसे ही जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ISBT डिफरेंट स्टेट्स की बस आती हैं। एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि सब स्टेट्स की बस यहाँ आएंगी, और सबके प्लेटफॉर्म भी बना दिए कि भाई यहाँ पे हल्द्वानी की आएगी, यहाँ पे नैनीताल की आएगी, यहाँ पे दिल्ली की आएंगी, यहाँ पे मेरठ की जाएगी, ठीक है, अलग अलग, यहाँ चंडीगढ़ की आएंगी। तो जिससे पैसेंजर्स को ज़्यादा ढूंढना भी ना पड़े, वो अपने जो भी प्लेटफॉर्म डिसाइडेड है वहाँ पर पहुँच जाएँ। और ऐसे ही बस वाले को भी पैसेंजर ढूंढना ना पड़े। अगर ISBT नहीं होता, बस वाला घुमाता फिरता पूरे देहरादून में, कहाँ मुझे पैसेंजर्स मिलेंगे, और पैसेंजर ढूंढते फिरते कहाँ हमको बस मिलेगी। तो एक वो स्पेस बना दिया गया ना कि यहाँ पे आएंगे दोनों, बसेस भी और पैसेंजर्स भी, तो दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड हुए ना। बस उसके वो तो ISBT वालों के जो चार्जेस होते होंगे वो देते होंगे वो। तो ISBT फिर उनके लिए क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट का। बस आई चली गई, पैसेंजर्स आए चले गए, लेकिन ISBT तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है ना। क्या बिगड़ा उसका, कुछ बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा उसका। तो सेम ऐसे ही ISBT उनके लिए, पैसेंजर्स के लिए, बसेस के लिए किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो सेम ऐसे ही यार, जैसे घरों में देखते हो आप, जैसे ही मम्मी या पापा जो भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा घर में, उसके एंट्री करते ही बच्चे सारे अपनी किताबें उठा के चलने लगते हैं, चलो चलो पढ़ो, चाहे मन चाहे कहीं भी हो, मन में क्या चल रहा है वो तो वो जाने, ठीक है। लेकिन जब तक वो रहेंगे घर में तब तक वो किताबें उठा के बैठे रहेंगे, नहीं तो डांट खाएंगे या मार खाएंगे, है ना। तो जो भी आपका मम्मी या पापा जिसकी वजह से वो डर रहे हैं, वो उनके लिए कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, जबकि वो अपना काम कर रहे हैं। आए अपना जो भी उनको करना है वो कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी से भी, ठीक है। वो अपना काम करें तो, और तुम अपना काम कर रहे हो, तो उनके आने से तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ गई ना। तो अब किताबें खुली है तो आंखों के सामने कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना, कुछ ना कुछ तो जाएगा ही अंदर। तो सेम वही केस आपका हो गया। तो मम्मी पापा आपके लिए क्या हो गए, कैटलिस्ट का काम। सेम ऐसे ही बच्चे क्लास में हल्ला कर रहे थे, एक टीचर आया वहाँ पर जाके बैठ गया और अपना कॉपियाँ चेक करने लग गया, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन जब तक वो बैठा रहेगा कोई बच्चा हल्ला नहीं करेगा। अब किताबें उनको उठानी ही पड़ेगी, अब वो किताबें उठाएंगे तो कुछ ना कुछ पढ़ेंगे भी, तो एफिशिएंसी बढ़ गई ना। तो ये बंदा आपका उन सब के लिए किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो ये भी आपके कुछ ऐसे ही है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, पर रिएक्शन के एंड में एज इट इज़ बने रहते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट की तो डेफिनेशन ये होगी जो तुम बरसों से पढ़ते आ रहे हो, उसको लिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज़ आपका है वो तो दिमाग में है ही है, सब ने पढ़ी है। 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर देते हैं ये डेफिनेशन, सबको रटा दी एक तरह से, सबके रटी गई है कि ये ऐसे उत्प्रेरक, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, पर ये एज इट इज़ बने रहते हैं। सब ने रटी हुई है, किसी को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आती है उसको लिखने के लिए टाइम वेस्ट मत करो। अब आते हैं फिर, इसमें भी दो तरह के आ जाते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट और एक आते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। इसका क्वेश्चंस आता है, तुम्हें कैटलिस्ट दे देगा, एक रिएक्शन दे देगा और तुम पूछेगा बताओ ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। तो होमोजीनियस क्या होते हैं, कैटलिस्ट का फेज और रिएक्शन मिक्सचर का फेज वो दोनों सेम हो, तब तो ये होमोजीनियस है। जैसे फॉर एग्जांपल H2O2, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ये डिकम्पोज होगा H2O में और O2 में, लेकिन ये अपने आप कभी नहीं होगा। मतलब इतना स्लो होता है, 10 का कम से कम 5-6 साल तक तुम H2O2 की बोतल रखे रखो, तब जाकर इसमें से O2 निकलेगा, O2 इसका ख़त्म होगा। एक ड्रॉप Ki की या HI की डालो, जिसके पास भी I नेगेटिव हो, ऐसा कोई सॉल्यूशन डालो, एक्वस सॉल्यूशन। H2O2 क्या है, ये भी लिक्विड है, Ki का सॉल्यूशन डाला एक्वस, ये भी लिक्विड है, तो लिक्विड। तो इसमें से मेन तो क्या है, I नेगेटिव है, I नेगेटिव एक्वस इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करेगा। और ये डिकम्पोजिशन अभी डालो, तुरंत 5 मिनट में सारी O2 बाहर, कुछ नहीं बचेगा उसमें। जिस काम को कई साल लग रहे थे इसको सारी H2O2 के डिकम्पोजिशन को H2O में और O2 में आने के लिए, वो काम अभी हो गया फटाफट तुरंत। तो इसी डिकम्पोजिशन को फास्ट करने का काम किसने किया, इससे I नेगेटिव ने। ये लगभग 2200 गुना स्पीड कर देता है रिएक्शन की, ठीक है। 2163 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है रेट ऑफ रिएक्शन इसकी एक ड्रॉप डालने की वजह से।
तो ये क्या है, इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है। H2O2 यानी कि जो रिएक्टेंट है वो भी लिक्विड और ये I नेगेटिव है वो भी लिक्विड, दोनों की फेज सेम है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस कैटलिस्ट, समांगी उत्प्रेरक। अब आते हैं हेटेरोजीनियस में। जो लैब में तुम रिएक्शन लगाते हो अधिकतर उनमें हेटेरोजीनियस में ही आती है। जैसे आप ये देख लो, आपको अमोनिया बनाना है, N2 गैस, H2 गैस, क्या बनेगा, NH3 का फॉर्मेशन होगा। कौन यूज़ किया जाता है इसमें, Fe, साथ में मोलिब्डेनम भी डाल देते हैं, ठीक है, आर्सेनिक की इम्प्योरिटी वगैरह भी डाल देते हैं कि रिएक्शन ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, यहाँ पे कहीं ब्लास्ट ना हो जाए इसलिए। तो Fe वहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है, MO किसका काम करता है उसमें, कैटालिटिक प्रमोटर का काम करता है। ये क्या है कैटालिटिक प्रमोटर, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये एक्टिव साइट्स प्रोवाइड कराते हैं जुड़ने के लिए, ठीक है। तो कैटलिस्ट की सरफेस और उसकी सरफेस की एक्टिव साइट भी क्लीन होनी चाहिए, उसका काम ये करते हैं। क्योंकि अगर एक्टिव साइट क्लीन नहीं है तो तब इस पर आके कोई भी रिएक्टेंट चिपकेंगे ही नहीं, एडजोर भी नहीं होंगे, रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होगी नहीं, तो तब ये क्या है, ये कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इनकी। तो इनकी फेज क्या है, आयरन कैसा होता है, सॉलिड, मोलिब्डेनम भी क्या है, मेटल है, ये भी सॉलिड, तो इसकी फेज सॉलिड, और ये रिएक्शन जो रिएक्टेंट है वो क्या है, गैसेस, तो क्या कहेंगे इनको कहेंगे हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट, हेटेरोजीनियस, ठीक है। तो ये हमारे हेटेरोजीनियस के एग्जाम्पल हुए। नेक्स्ट में आते हैं मॉडल्स। कौन कौन से मॉडल हैं इसके ऊपर जो काम होता है, जो एक होता है कौन सा, लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल्स। इसमें क्या होता है, जैसे पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलर की होता है, वैसे ही एक पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए पर्टिकुलर कैटलिस्ट होता है, और ख़ासकर एंजाइम के लिए, एंजाइम क्या होते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देते हैं। एक एंजाइम सिर्फ एक ही रिएक्शन को करेगा, ऐसा नहीं कि एक एंजाइम किसी दूसरे को भी चला जाएगा। जबकि आप मान लो केमिकल रिएक्शन लगा रहे हो, वहाँ पे तो हो जाता है ऐसा। एक ही मान लो प्लेटिनम लिया, प्लेटिनम क्या लिया तुमने, आपको नाइट्रोबेंजीन से क्या बनानी है, तुमको नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनानी है, वहाँ भी चल जाएगा। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना है, वहाँ भी चल जाएगा। एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करके एल्केन बनाना है, वहाँ भी चल जाएगा। तो वही पीटी है, वो कई जगह यूज़ हो रहा है। तो क्या है आपका, तो एंजाइम वाले केस में लॉक एंड की मॉडल परफेक्टली काम करता है, इसमें कोई भी वो नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो लॉक एंड की मॉडल ये हो गया आपका कि पर्टिकुलर लॉक पर्टिकुलर की से खुलेगा, सेम ऐसे ही पर्टिकुलर रिएक्शन पर्टिकुलर एंजाइम की प्रेजेंस में ही होगा, सही है। तो ये तो हो गया लॉक एंड की मॉडल। दूसरा कौन सा है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये कुछ ऐसा है जैसे कि सामने वाले को देखकर एंड ये जो कैटलिस्ट है उसने अपनी शेप को चेंज कर लिया, तो इसका मतलब है कि ये एक से ज़्यादा रिएक्शन को कर सकते हैं। तो जो तुम्हारे यहाँ पे लैब में तुम रिएक्शन लगा रहे हो, अभी प्लैटिनम यूज़ करा तुमने कई सारी रिएक्शन में अलग अलग में, तो वहाँ पे ये वाला मॉडल चलेगा। तो जैसा रिएक्टेंट उसी के अकॉर्डिंग इसने अपनी शेप को बदलना शुरू कर दिया है। सेम ऐसे ही जैसे वो कुछ अमीबा में भी एक ऐसे ही देखने को मिलता है ना, वो चार तरफ अपना खाने के चार तरफ ऐसे उसके अकॉर्डिंग ही वो हो जाता है। या फिर एक वो आता है, एक प्लांट है पिचर प्लांट, सामने वैसे खुला हुआ था, कोई भी इंसेक्ट्स आया तुरंत ये बंद हो जाता है, और बंद होते ही उसके जो आपके एंजाइम्स हैं, जो इसके वो हैं आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ टाइम में सारा इसको मार देंगे और इसका सारा जो उसको चूसना होगा उसमें से वो चूस लेंगे। फिर ये खुलेगा, डेब्रिस रह जाएगा, उसका हवा का झोंका आएगा, उड़ जाएगा, फिर अगला शिकार आएगा, फिर से पकड़ा जाएगा, है ना। तो सेम ऐसे ही, तो ये आपका इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। ये क्या होता है, सामने वाले को देखकर ही काम करता है कि रिएक्टेंट कैसे शेप का है, उसी के अकॉर्डिंग ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है ताकि वो उसके अंदर आकर फिट हो जाए। फिर ये उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके प्रोडक्ट में बदल देता है। तो ये दो मॉडल हमारे यहाँ पर काम करते हैं। अब एक आता है जो इसमें जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो है इसकी क्या, एंजाइम काइनेटिक्स।
एंजाइम काइनेटिक्स, या इसको क्या कहते हैं, माइकेलिस मेंटन इक्वेशन, माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म है बेटा, सबस्ट्रेट लिया, एंजाइम के साथ मिलकर सबस्ट्रेट अपने आप को पहले सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है, फिर सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स से या तो वापस सबस्ट्रेट बन जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा, या इसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे और इससे प्रोडक्ट बन जाएगा और एंजाइम वापस निकल जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म हो गया। तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन आता है R0, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमें इसका वो नहीं करना है, डेरिवेशन नहीं करना है। R0 का जो एक्सप्रेशन आता है इसमें वो आता है K2E0 इंटू S0 अपॉन Km प्लस S0, ये ठीक है। अब इसके फिर दो केसेस पढ़ते हैं हम, इसमें केस 1 होता है अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम लें, S0 इज़ वेरी स्मॉल, S0 इज़ वेरी स्मॉल, तो जो Km प्लस S0 है, S0 इतना छोटा है कि हम इसको नेगलेक्ट ही कर देते हैं, सिर्फ Km रह जाएगा। Km को क्या कहते हैं इसमें, Km होता है इसमें माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट, माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होती है, Km सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ ऐड हो रहा है, कि दो चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो जिनकी दोनों की यूनिट सेम हो। 5 रुपये में 10 रुपये तो ऐड करोगे, या ऐसा कर सकते हैं 5 रुपये में 15 लीटर ऐड करो, हो जाएगा, नहीं होगा। या 15 लीटर में 5 लीटर ऐड करो, ये तो हो जाएगा। लेकिन 15 लीटर में अगर मैं कहूँ 20 रुपये ऐड करो, हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि जिनको तुमको ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये आपका क्या है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि Km की यूनिट क्या होगी, यूनिट सेम एज कॉन्सेंट्रेशन, जो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होगा वही Km का भी होगा। और Km का एक एक्सप्रेशन भी आता है, इन्हीं तीन के साथ में आपका Km को आप लिखोगे तो ये आएगा K-1 प्लस K2 अपॉन K1, ये Km का एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, जो हमें केस चल रहा था कि भाई S0 बहुत छोटा था, इतना छोटा था कि Km प्लस S0 जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है, हम इसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, नेगलेक्ट S0 को नेगलेक्ट करके सिर्फ Km छोड़ दिया। तो अभी हमारे पास क्या बनेगा एक्सप्रेशन, R0 बराबर K2 इंटू E0 इंटू S0 अपॉन Km। K2 कांस्टेंट है, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट के बनने का कांस्टेंट है। Km नाम के साथ ही कांस्टेंट लगा हुआ है इसमें, तो माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो रेट जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, E0 एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन पर पावर 1, S0 उसकी पावर 1, और जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर जो होती है वही तो ऑर्डर होता है। तो ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की हो गई, एंजाइम के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर 2, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे लिख भी दिया हमने, फर्स्ट ऑर्डर with respect to E for enzyme and first order with respect to S. Case 1 complete. केस 2 में आते हैं, केस 2 सेकंड केस में क्या है, अगर S0 बहुत बड़ा हुआ तो इज़ वेरी लार्ज, ये इतना बड़ा है कि Km को हमने नेगलेक्ट करना पड़ा, Km प्लस S0 जो था हमने उसको लगभग S0 ही मान लिया। तो जो R0 का एक्सप्रेशन था आपका K2 इंटू E0 इंटू S0 अपॉन S0 से S0 कट गया, R0 का वैल्यू आया K2 इंटू E0। रिएक्शन का ऑर्डर क्या हुआ, फर्स्ट। तो जो भी ज़्यादा अमाउंट में होता है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 हो जाता है। तो यहाँ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में, जो कम अमाउंट में था उसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ई। एंजाइम कम था, सबस्ट्रेट बहुत हाई था, तो सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 और एंजाइम के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो बेटा, या आरती, योगिता, संजय,
हर्ष, सचिन, कोई डाउट है यहाँ तक? अब एक ग्राफ खींचते हैं, किसका? रेट का और सबस्ट्रेट का। रेट आर नॉट और इधर सबस्ट्रेट एस। स्टार्टिंग में तुमने एस को कम लिया था, तब रेट सबस्ट्रेट की 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अभी देखो पीछे जाएगा, यहाँ की बात करें तो रेट एस नॉट की 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ से मैं ऐसे इसको ग्राफ की फॉर्म में ऐसे लिख देता हूँ कि इसकी 1 पावर इसकी 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन जैसे जैसे सबस्ट्रेट बहुत हाई हो गया था, सबस्ट्रेट के इंडिपेंडेंट हो गया था, ये सबस्ट्रेट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था, सिर्फ एंजाइम पर डिपेंड कर रहा था। तो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन पर आने पर अब रेट इंडिपेंडेंट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस हो गया। तो अब रेट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर गया। और इस मैक्सिमम वैल्यू का कितना आया था? मैक्सिमम वैल्यू ये देखो K2 इंटू ई नॉट के बराबर। तो इसलिए मैं इसको आर मैक्स भी कह सकता हूँ। K2 इंटू ई नॉट इक्वल्स टू आर मैक्स। तो ये आर मैक्स हो गया, आर मैक्स। तो रेट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर गया। तो इसलिए जो तुम्हारा पीछे एक्सप्रेशन था, मैं उसी एक्सप्रेशन को अब लिखने का ये भी तरीका यूज़ करूँगा कुछ जगह जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। आर नॉट क्या था? K2 इंटू ई नॉट इंटू एस नॉट अपॉन के एम प्लस एस नॉट। तो जहाँ K2 इंटू ई नॉट था मैंने वहाँ कर दिया आर मैक्स। एस नॉट तो था ही वहाँ पर, अपॉन के एम प्लस एस नॉट। तो एक रेट का एक्सप्रेशन हमारा ये आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ Km। Km की डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन ऑफ Km। अभी आर नॉट लिखा हमने, आर नॉट इक्वल्स टू आर मैक्स इंटू एस नॉट अपॉन के एम प्लस एस नॉट। अगर मैं कहूँ के एम और एस नॉट दोनों बराबर हैं, क्या होगा उससे? आर नॉट इक्वल्स टू आर मैक्स इंटू एस नॉट अपॉन के एम की जगह भी एस नॉट कर दिया, और एस नॉट तो है ही एस नॉट। तो नीचे क्या बचाएगा? 2s नॉट। तो आर मैक्स इंटू एस नॉट अपॉन 2s नॉट। एस नॉट से एस नॉट कट जाएगा, आर नॉट का वैल्यू आर मैक्स बाई 2 आएगा। तो इससे हमने क्या बोला? इससे हमने ये बोला कि Km वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है जिस पर रिएक्शन का रेट उसकी मैक्सिमम रेट का आधा हो जाएगा। तो रेट और सबस्ट्रेट के लिए ग्राफ ये बनाया था अभी हमने, आर नॉट वर्सेस एस नॉट। ऐसे आया था ये, यहाँ जाकर मैक्सिमम हो गया था, इसको हमने आर मैक्स कह दिया था। आर मैक्स का आधा कितना होगा? यहाँ इसको मैंने कर दिया आर मैक्स बाई 2। इसके कॉरस्पॉन्डिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो क्या होगा ये? तो ये जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है इसको हम क्या कहेंगे? Km। तो हम क्या कह दें? Km इज दैट इज सबस्ट्रेट concentration at which the rate of reaction becomes half of its maximum value, half of its maximum value। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा रेट का उसका आधा हो जाएगा जहाँ पर, वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन Km कहलाएगा। सही है? नेक्स्ट इसी में यहाँ पर आएगा टर्न ओवर नंबर। टर्न ओवर नंबर TON। एक होगा टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी।
टर्नओवर फ्रीक्वेंसी TOF। और अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में रिलेशन ये होता है TOF इक्वल्स टू TON अपॉन टोटल टाइम। लेकिन हम जब एंजाइम काइनेटिक्स यानी कि माइकलिस मेंटन में बात करें तो माइकलिस मेंटन मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म के अंदर TON और TOF दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ हम यूनिट टाइम कंसीडर करते हैं। तो यूनिट टाइम में तो TON और TOF दोनों बराबर होंगे। और इसी TON और TOF को हम कैटालिटिक कांस्टेंट K2 कहते हैं। तो K2 क्या है? टर्नओवर नंबर के बराबर, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी के बराबर। K2 का दूसरा नाम क्या है? कैटालिटिक कांस्टेंट, कैटालिटिक कांस्टेंट। कैसे निकालेंगे? आरमैक्स वाले एक्सप्रेशन से निकालेंगे। क्या पढ़ा था हमने? आरमैक्स बराबर K2 इंटू E0। तो K2 का वैल्यू कैसे आएगा? आरमैक्स अपॉन E0 से आएगा। ये हो गया हमारा टर्नओवर नंबर, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी और कैटालिटिक कांस्टेंट। वैसे तो टर्नओवर नंबर, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी दोनों अलग होते हैं, पर माइकलिस मेंटन में इन दोनों को एक ही कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ों को हमने यूनिट टाइम में कंसीडर किया है। अच्छा, जो हमने Km के साथ 3 कांस्टेंट करे थे ना, Km का एक्सप्रेशन याद है ना? क्या था Km बराबर? K-1 प्लस K2 अपॉन K1। ये था सबस्ट्रेट, एंजाइम के साथ मिला, K1 के थ्रू सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स से K-1 से फिर से सबस्ट्रेट और एंजाइम बना, और सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स से K2 से क्या बना? प्रोडक्ट प्लस E बना। ये सारे मैकेनिज्म के स्टेप्स हैं, और मैकेनिज्म के स्टेप्स होते हैं एलिमेंट्री। ये क्या बोला है? एलिमेंट्री ऐसी रिएक्शंस जिनके लिए कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ही उनका ऑर्डर होता है। तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट को तो हम वैसे मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, जिनके लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों सेम होता है। जो मैकेनिज्म के स्टेप्स होते हैं वो सब एलिमेंट्री स्टेप्स हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के बाद लिखे जाते हैं। और हमने भी पढ़ा था कि ऑर्डर हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ से ही लिखा जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो जो यहाँ पे कोफिशिएंट जितने दिखाई दे रहे हैं ये इनका ऑर्डर होगा। तो अगर मैं पूछूं पहली रिएक्शन जिसके लिए रेट कांस्टेंट K1 है वो किस ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू S, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू E। और ये जो पीछे वाली रिएक्शन है SE से S प्लस E का बना, ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर की। किसके रेस्पेक्ट में? SE के रेस्पेक्ट में। और ये वाला रिएक्शन ये भी फर्स्ट ऑर्डर की, किसके रेस्पेक्ट में? SE के रेस्पेक्ट में। तो दोनों, और दोनों का यूनिट क्या आएगा? सेकंड इनवर्स। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर लीटर में यूज़ करें तो यूनिट ऑफ K1 क्या आएगा? सेकंड ऑर्डर का होगा जो, वही आएगा। सेकंड ऑर्डर का यूनिट हमने क्या लिखा था? मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो यूनिट ऑफ K2 क्या आएगा? K-1 क्या आएगा? जो फर्स्ट ऑर्डर का होगा। फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट तो ऑलवेज सेकंड इनवर्स। यूनिट ऑफ K2 ये क्या आएगा? सेकंड इनवर्स। तो Km की यूनिट K-1 और K2 ये दोनों सेकंड इनवर्स हैं। मान लो एक का है X सेकंड इनवर्स, दूसरे का है Y सेकंड इनवर्स। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो X प्लस Y सेकंड इनवर्स आएगा ना दोनों को जुड़ने के बाद। और नीचे क्या है? तो ऊपर से बचा सेकंड इनवर्स, नीचे से बचा K1 का यूनिट मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये कट गया, मोल इनवर्स ऊपर जाएगा मोल, लीटर ऊपर जाएगा लीटर इनवर्स। ये यूनिट तो कॉन्सेंट्रेशन की है। तो हमने कहा भी था यही कि Km की यूनिट वही होती है जो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है। ये और नोट कर लो आप। अब बस एक चीज़ और बची इसमें, क्या है? एक बचा इसमें अब, कौन सा? कैटालिटिक एफिशिएंसी। कैटालिटिक एफिशिएंसी, एफ साइलेंस कहते हैं इसको।
कैटालिटिक एफिशिएंसी एप्सिलॉन, इसका वैल्यू क्या होता है K2/Km। जितना एप्सिलॉन ज़्यादा उतना ही बढ़िया कैटलिस्ट, उसकी एफिशिएंसी उतना ही ज़्यादा, उतना ही लंबे टाइम तक वो रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है। सही है बेटा। तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा हमारा कैटालिटिक एफिशिएंसी। इसी के साथ हमारा ये एंजाइम काइनेटिक्स तो कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर क्या करेंगे बेटा, एक तो करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हम इरिवर्सिबल के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, इरिवर्सिबल आएगा, उसके अंदर पढ़ेंगे हम पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल, और फिर उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, सीक्वेंशियल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन। और फिर हम इसकी एक प्रैक्टिस शीट लेकर आएंगे आपके साथ, फिर हम उसकी प्रैक्टिस शीट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ तक बेटा पूरा ज़रूर इसको अच्छे से पढ़ के आना चाहिए। 2-2 3-3 बार आपको वीडियो देखनी पड़े, पीछे की जितनी वीडियो हैं वो चाहे 2-2 बार देखो, पर यहाँ तक ये सारे लेक्चर आप ज़रूर पढ़ के आना, नहीं तो हम उसमें अटक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ के आए तो स्पीड बढ़ नहीं पाएगी, शीट पूरी नहीं हो पाएगी, एक और लेक्चर बढ़ाना पड़ेगा फिर हमको, है ना। तो जितना इसको अच्छे से पढ़ के आओगे उतना ही अच्छा है। सही है बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए।